आज हम लोग जो है यस नो को बदलने के लिए यस नो को हम कैसे बदलते हैं उसको सीखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, यस या नो आ जाए, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आज यस नो को बदलने का नियम सीखेंगे, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आ जाता है तो उसको रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द नेगेटिव में चेंज करते हैं। किसके में चेंज करते हैं? अगर यस मिलता है तो क्या लिख देते हैं, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। और यदि नो मिलता है इन्वर्टेड कामा के अंदर तो लिख देते हैं रिप्लाइड इन द नेगेटिव। और ऐसा कब करते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच में केवल यस या नो दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में यस या कह दे नो। अब इस वाक्य को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तब क्या करेंगे? तब के लिए यही उपाय है कि रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और रिप्लाइड इन द नेगेटिव लिख देंगे ना। जैसे ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इतना लिखेंगे तो किसका आंसर हो जाएगा? यस का। और यदि अफर्मेटिव के स्थान पर क्या लिख दें? नेगेटिव लिख दें, तो ये किसका जवाब हो जाएगा? नो का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये सर जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? यस। कामा करके क्या करेगा? यस जोड़ देगा। बोलते ना यस सर, बोलते ना नो सर। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। आपको बताया गया है कि अगर सम्मान सूचक शब्द मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर देंगे। तो ये जो रिप्लाइड है इसी के बाद क्या लिख देंगे? रिस्पेक्टफुली लिख देंगे, रिस्पेक्टफुली। यानी यदि है कि ही सेड यस सर तो आपको लिखना होगा ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में नो कामा सर, तो आपको लिखना होगा ही रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं। अब देखो यस या नो मिलता कहाँ है? अगर अकेले दिया है तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिलता कहाँ है? आप जानते हो कि जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके जवाब में, यानी सहायक क्रिया से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है, अगर उसका जवाब देना होता है तो उसको हम हाँ में दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं ना। इसीलिए सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैं अभी पूछूं क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, तो केवल इतना कर सकते हो यस सर। या मैं आपसे पूछूं क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, तो इतना जवाब दे सकते हो नो सर, है ना। तो जवाब अगर पहला वाक्य फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और उसके जवाब में यस या नो आया हुआ है, क्या आया हुआ है? यस या नो आया हुआ है, तो आप उसे इस तरीके से भी बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वह तभी लागू होगा या तभी उस नियम से आप बना सकते हो जब ऊपर एक वाक्य दिया गया हो, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो और उत्तर में यस या नो आया हो। अन्यथा अगर अकेले है तो सिर्फ और सिर्फ इसी का प्रयोग कीजिए और कोई प्रॉब्लम और कोई समस्या नहीं है। सीधा अगर यस है तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और नो है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव लिख दीजिए, आपका काम। जैसे कहा जाए, जैसे मैंने अभी कहा आई said to them do you read English? Do you read English? ना? तो them ने कहा, क्या कहा? They said कामा क्या कहेंगे? यस सर कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? नो सर कह सकते हैं या सिर्फ यस कह सकते हैं या केवल नो कह सकते हैं, है ना। तो पहले प्रकार के वाक्य को बनाना आपको मालूम है कि कैसे इसको बनाया जाता है ना। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाया जाता है?
सेट टू को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। तो उस तरीके से बनाते चले जाओ। क्या हो जाएगा, आई सेट टू बदल करके क्या हो जाएगा, आस्क्ड। फिर क्या हो जाएगा, देम। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा दिया, इफ। फिर वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यू। किससे बदलेगा, देम से। तो क्या बदल करके होगा, दे। किससे बदल करके होगा, दे। फिर डू इधर गया, समाप्त हो गया। बचेगा क्या, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, बस पढ़ते उसको क्या है, रेड। रीड, रेड, रेड। लेकिन तीनों फॉर्म में अंग्रेजी सेम होती है, READ, READ, READ। लेकिन उच्चारण क्या होता है, रीड, रेड, रेड। कोई प्रॉब्लम समझने में। अर्थात यहाँ पर यह क्या है, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, रीड। फिर क्या है, इंग्लिश। इस तरीके से आपने यूज कर लिया। ठीक। अब जो उत्तर वाला वाक्य है उसके लिए हमने बताया ना, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। क्या, दे रिप्लाइड। दे रिप्लाइड। अगर सर लगा हुआ है तो रिस्पेक्टफुली लिखिए। अगर है ना, सर लगा हुआ है तो रिस्पेक्टफुली लिखिए। अगर सर नहीं लगा हुआ है तो रिस्पेक्टफुली लिखने की आवश्यकता नहीं है। दे रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली। अब अगर यस है तो क्या लिख दिए, इन अफर्मेटिव। इन अफर्मेटिव। और यदि किसका जवाब दे रहे हैं, नो का जवाब दे रहे हैं, तो क्या लिख दीजिए, अफर्मेटिव के स्थान पर निगेटिव। ये तो पहले नियम के अनुसार बदल दिया। ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है ना, उत्तर वाले वाक्य को, जो उत्तर वाला वाक्य है उसको आप निम्न तरीके से भी बदल सकते हो। क्या करना होगा तब, जो उत्तर वाला वाक्य होगा, जैसे उत्तर वाला वाक्य है ना, ये वाला उत्तर वाला वाक्य है। ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, सेड को बदल दोगे रिप्लाइड। सेड को किस में बदल दोगे, रिप्लाइड। क्यों बदलोगे, क्योंकि उत्तर वाला वाक्य है और रिप्लाई का मतलब क्या होता है, उत्तर देना। पहले वाक्य में क्या किया गया, प्रश्न किया गया है, इसलिए आस्क्ड लगा, पूछा। और दूसरा वाक्य क्या है, उसका जवाब है, इसलिए सेड किस में चेंज हो जाएगा, रिप्लाइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, रिप्लाइड में। तो आप क्या करेंगे, दे और सेड को बदल दीजिए किसमें, रिप्लाइड में। कोई प्रॉब्लम समझने में, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इसके लिए क्या यूज करना होगा, दैट। अगर सर लगा हुआ तो रिस्पेक्टफुली आप यहीं पर यूज कर लीजिए। दे रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, और फिर क्या लिख दीजिए, दैट। क्योंकि रिस्पेक्टफुली का प्रयोग हमने आपको कहां बताया करने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर जो हिस्सा होता है उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब ध्यान देना, यहीं पर आपको क्या करना है, ये फॉर्म आधुनिक है और हर जगह देखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। कैसे बनता है उसको सीख लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद यस का जवाब देना है या नो का जवाब देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर पहला वाला वाक्य है, यह है दे रीड, जो पहला वाला वाक्य था उसका जो बना हुआ वाक्य है इनडायरेक्ट में, ये पहला वाला वाक्य है और इसका ये क्या है, बना हुआ वाक्य है। तो बने हुए वाक्य का आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा और टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया। ध्यान दीजिए क्या लिखना होगा, जो इनडायरेक्ट बना, पहले वाक्य का बना हुआ इनडायरेक्ट वाक्य है उसका क्या लिखना होगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है उसको लिखना पड़ेगा। अगर नाउन है तो उसको प्रोनाउन में चेंज करके, अगर नाम है तो किस में चेंज कर लेंगे, ही में। अगर ऑलरेडी प्रोनाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, टेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से आपको क्या लिखना है, सहायक क्रिया। तो देख रहे हैं कि ये पहला वाक्य है, इसका बना हुआ ये इनडायरेक्ट दूसरा वाक्य है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह क्या है, दे। क्या है, दे। तो दे ऑलरेडी क्या है, प्रोनाउन है, तो उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर राम होता तो ही लिख देते, बहुवचन होता तो दे लिखते, लड़की होती तो एक वचन में तो सी लिख देते, लेकिन ऑलरेडी क्या है, प्रोनाउन है, तो दे लिख दिया। लिख दिया। अब इसके बाद अब इसके टेंस की पहचान करेंगे, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर रीड नहीं है, क्या है, रेड है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर डू था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो ये बदल करके किसमें चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया होती है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, डिड। यद्यपि इसमें प्रयोग नहीं किया गया है ना,
फिर आपको क्या लिखना होगा, डिड। जब इतना आप लिख देते हैं ना, दे रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट दे डिड, तो इसका मतलब होता है यस। यह किसका जवाब होता है, हाँ का जवाब होता है। किसका जवाब होता है, हाँ का जवाब होता है। ठीक है, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं। ध्यान से सुनिए क्या करना होगा। जो सेड है उत्तर वाला वाक्य, उसको किस में चेंज कर देना है, रिप्लाइड में। अगर सर लगा हुआ तो रिस्पेक्टफुली लगा देना है। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखना है, दैट। फिर जो पहला वाला वाक्य प्रश्नवाचक है, जो सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, उसका जो इनडायरेक्ट बना हुआ है, कंजक्शन के बाद जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आपको लिखना है। देखो दे है तो यहाँ पर दे, देखो यहाँ पर दे है तो यहाँ पर क्या लिखा गया, दे। अब इसके बाद क्या लिखना है, टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया। तो ये वाक्य किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लिख दिया, डिड। और ये किसका जवाब हो गया, यस का। किसका जवाब हो गया, यस का। ठीक है, अब अगर आपको नो का जवाब देना है, किसका जवाब देना है, नो का जवाब देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिड के बाद क्या, सहायक क्रिया के बाद क्या जोड़ देना है, नॉट। क्या जोड़ देना है, नॉट। इस तरीके से दे डिड नॉट। अब इसका जवाब हो गया क्या, नो। इसका मतलब क्या हो गया, नो। इस तरीके से आपने देखा, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यस या नो पूछा जाता है तो उसको बदलने का दो तरीका है। पहला तरीका कि सीधा सीधा यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में बदल दो, नो को रिप्लाइड इन द नेगेटिव में बदल दो, टेंशन समाप्त। ठीक है, और यदि कोई उत्तर वाला वाक्य मिलता है जिसमें प्रश्न रहता है, उसके उत्तर में दिया गया होता तो उसको दो तरीके से बदल सकते हो, या तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में बदल दो, या रिप्लाइड इन द नेगेटिव में बदल दो, या पहले प्रश्नवाचक वाक्य के बने हुए इनडायरेक्ट का सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया प्रयोग कर दो, तो ये यस का जवाब हो जाता है। अगर उसके बाद नॉट लगा दिए तो नो का जवाब हो जाता है। कोई प्रॉब्लम, नोट कर लो जल्दी से। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं ना, कि किस तरीके से यस या नो को चेंज किया जाता है दूसरे नियम के आधार पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए, शी सेड टू रीता, उसने रीता से कहा, डू यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम ये घड़ी मुझको, डू यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम अपनी घड़ी मुझको उधार दोगी, या यह घड़ी मुझको उधार दोगी। रीता सेड यस, रीता ने कहा यस, हाँ। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए पहला वाक्य प्रश्नवाचक क्या बना डालिए, क्या हो जाएगा, सी सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। फिर रीता, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ यू बदलेगा रीता से तो क्या हो जाएगा, सी। डू गया इधर, टू समाप्त हो जाएगा, बचा क्या, लैंड। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म। लैंड का सेकंड फॉर्म लैंड। फिर मी किससे चेंज करेंगे, सी से चेंज करेंगे। मी किससे चेंज करेंगे, सी से चेंज करेंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस है, जिसका क्या हो जाएगा, दैट वाज। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बोलेगा। सी आस्क्ड रीता, सी आस्क्ड रीता इफ सी लेंट हर दैट वॉच, ये होगा आंसर। अब रीता से यस, अब इसको चेंज करना है आपको, तो क्या लिख सकते हो, रीता सेड। ठीक, सेट के स्थान पर क्या करो, या तो पहले वाले नियम से बना लो, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक है, या तो उसको क्या करो, दूसरे नियम से भी बना सकते हो। क्या करो, रीता पूरा लिख रहे हैं, रीता सेट को किस में चेंज कर दो, रिप्लाइड में। सेट को किस में चेंज कर दो, रिप्लाइड में। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा दो, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा दो, दैट। ठीक है, अब इसके बाद जो पहले वाक्य का बना हुआ इनडायरेक्ट है उसका सब्जेक्ट लेंगे और टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया। तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में सी, और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सी। और फिर पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। सी डिड। अगर इतना लिखते हैं तो ये किसका जवाब हो जाएगा, यस का। अगर बाई चांस रीता ने कहा होता नो, क्या कहा होता, नो, तो डिड के स्थान पर, डिड के बाद क्या करते, नॉट को जोड़ देते, तो क्या हो जाता है,
रीता रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट, और ये किसका जवाब हो जाता? नो का। अगर इस रूप में लिखते तो अफर्मेटिव के स्थान पर क्या कर देते? निगेटिव कर देते तो हो जाता। ठीक है, आगे समय बताने के लिए एक नियम और लिखे हुए, उसको भी देख लीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य से पसंद या विकल्प का भाव प्रकट होता है, किसका भाव प्रकट होता है? पसंद का। या किसका भाव प्रकट होता है? विकल्प, चुनाव का, विकल्प का भाव प्रकट होता है, तो इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है, गलत नहीं माना जाता, गलत नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं और वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वेदर का अगर प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। और जब पसंद या विकल्प का भाव दिया जाता है तो अक्सर न दिए हुए वाक्य में आर शब्द जुड़ा रहता है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि इसमें क्या किया गया है? विकल्प या पसंद का भाव दिया गया। जैसे डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, तुम चाय लेना पसंद करोगे या दूध? तो पूछा जा रहा है, विकल्प पूछा जा रहा है या पसंद की बात की जा रही है, तो विकल्प या पसंद की बात है। तो नियम वही है, जिस तरीके से आपको बनाना है उसी तरीके से बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इफ के स्थान पर क्या लगा देना है? वेदर लगा देना है। जैसे द मदर, ठीक है, अब सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हर सन। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाते हैं ज्यादातर, लेकिन चूंकि पसंद वाला वाक्य है या विकल्प वाला वाक्य है तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया है? वेदर का। हमने पहले ही बता दिया कि इफ का प्रयोग गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वेदर ज्यादा अच्छा है। यू को बदलेंगे सन से तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। डू गया इधर, समाप्त हो जाएगा। वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। टू हैव मिल्क और टी, मिल्क और टी। और लास्ट में, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रेस्टार का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, एक और नियम देखिए, दूसरा है, यदि वाक्य से प्रार्थना या सलाह लेने का भाव प्रकट हो, रिपोर्टेड स्पीच का कोई वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, ठीक है, और उसे किसका भाव प्रकट होता हो? सलाह लेने का भाव प्रकट होता है या प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता हो, ठीक है, तो उसमें अगर फ्यूचर टेंस प्रयोग किया गया है, तो जैसे सेकेंड और थर्ड के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंड पर्सन का मतलब यू, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट, दे और कोई नाउन। थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट, दे या कोई नाउन। तो कहा जा रहा है या समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य से प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ वास्तव में किसका प्रयोग होता है? विल का, और विल चेंज हो जाता है वुड में। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का भाव है तो वुड के स्थान पर, किसके स्थान पर? वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है, गलत नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है, या मतलब दोनों सही होता है। चाहे आप वुड का प्रयोग करें चाहे शुड का प्रयोग करें, दोनों सही है, लेकिन दिए हुए वाक्य से यदि प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट हो रहा है तो वुड के बदले शुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, रवि सेड व्हाट शैल आई डू विद दिस मदर, माँ मैं इस चीज के साथ क्या करूं? माँ मैं इस चीज के साथ क्या करूं? अर्थात वो क्या करना चाहता है? माँ से सलाह लेना चाहता है कि इसके विषय में मैं क्या करूं, आप मुझको इस बारे में सलाह दीजिए। इसलिए क्या करेंगे? वाक्य प्रश्नवाचक है तो क्या हो जाएगा? रवि सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा। और यहाँ पर मदर क्या है? वोकेटिव केस में है, तो वोकेटिव केस को हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर कोई पोसेसिव केस प्रयोग नहीं किया गया है, तो सीधा सीधा मदर नहीं लिख सकते ना। रवि क्या है? रवि क्या है? मदर का लड़का है, यानी अपनी माँ का लड़का है। तो कह सकते हो कि रवि ने पूछा किससे? अपनी माँ से। किससे पूछा? अपनी माँ से। तो अपनी के लिए अंग्रेजी आप अपने से लगा दोगे क्या? हिज। यहाँ पर रवि है इसलिए क्या लगा देंगे? हिज। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग होता तो क्या लगा देते? हर। यानी रवि आस्क्ड हिज मदर, रवि ने अपनी माँ से पूछा। ठीक, अब कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे? नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दिए हुए वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड होता है तो वही कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया? कंजक्शन व्हाट। अब जो शेष वाक्य बचता है उसको हम क्या बनाते हैं? असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई। रवि के अनुसार चेंज होकर के क्या हो जाएगा? ही।
ठीक है। अब ही, अब यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, सेल, आई के साथ क्या प्रयोग किया गया है, सेल। अब यहाँ पर आया क्या, ही, और ही के साथ क्या होना चाहिए, विल। लेकिन चूंकि प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर वुड के स्थान पर विल होता तो वुड हो जाता है ना। तो वुड के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। शुड और डू का डू विथ, अब दिस को चेंज कर देंगे किसमें, दैट, और अंत में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, इतना समझने में कोई समस्या, सब आ जाएगा। अब अगले वीडियो में आपको इंपरेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे। किसको, इंपरेटिव सेंटेंस को। ठीक है।